नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन की राजकीय यात्रा संपन्न की। भारत में 23 अगस्त 2024 को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस नेशनल स्पेस डे मनाया गया। दुनिया की पहली mRNA लंग कैंसर वैक्सीन का ट्रायल यूरोप में शुरू हुआ। भारत ने अपना पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया। शोधकर्ताओं ने मानव मस्तिष्क में माइक्रोप्लास्टिक के चिंताजनक स्तर पर संचय होने की जानकारी दी है। FSSAI ने राज्यों से पेस्टिसाइड्स के उपयोग को कम करने के लिए अंतर मंत्रालय समिति गठित करने का आग्रह किया। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुक करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। भारत के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन की राजकीय यात्रा संपन्न की। भारत और यूक्रेन के बीच 1992 में कूटनीतिक संबंध स्थापित होने के बाद पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने यूक्रेन की यात्रा की है। खबर की शुरुआत में प्रधानमंत्री की यात्रा के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। भारत और यूक्रेन के बीच 4 समझौतों और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इनमें कृषि और खाद्य उद्योग क्षेत्र में सहयोग पर समझौता, यूक्रेन में उच्च प्रभाव वाले सामुदायिक विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारतीय मानवीय अनुदान सहायता पर MOU, चिकित्सा उत्पाद विनियमन क्षेत्र में सहयोग पर MOU और सांस्कृतिक सहयोग पर कार्यक्रम शामिल हैं। यूक्रेन को 4 भीष्म यानी भारत स्वास्थ्य पहल सहयोग हित और मैत्री क्यूब्स प्रदान किए गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रत्येक भीष्म क्यूब सभी प्रकार के जख्मों एवं चिकित्सा जरूरतों की प्राथमिक देखभाल वाली दवाइयों और उपकरणों से युक्त हैं। आइए अब समझते हैं भारत के प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा का महत्व क्या है। इस यात्रा का पहला पहलू है भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का प्रदर्शन करना। प्रधानमंत्री की यात्रा ने यूक्रेन के बारे में भारतीय नजरिए को स्पष्ट किया है। इस यात्रा ने स्पष्ट किया कि मौजूदा रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में भारत की नीति रूस से प्रभावित नहीं है। इसके साथ ही भारत ने इस यात्रा के जरिए रूस और यूक्रेन के साथ अपने संबंधों को डिहाइपनेट करने का प्रयास किया है। इसका तात्पर्य है कि रूस के साथ भारत के मजबूत संबंध होते हुए भी यूक्रेन के साथ उसके संबंध स्वतंत्र हैं। गौरतलब है कि भारत की विदेश नीति में कई दशकों से गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया जाता रहा है। इसके तहत सभी देशों से समान दूरी बनाए रखने का प्रयास किया गया। हालांकि अब भारत की विदेश नीति सभी देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने की हो गई है। अगला पहलू है पूर्वी यूरोपीय धुरी के साथ भारत के संबंधों का विस्तार। भारत पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र में यूरोप के शांति प्रयासों के साथ जुड़कर यूक्रेन, पोलैंड और ग्रीस के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की यह यात्रा यूरोप के सभी देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत और व्यापक बनाने की रणनीति का हिस्सा है। इससे पहले भारत रूस, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम जैसे कुछ चुनिंदा यूरोपीय देशों को ही प्राथमिकता देता रहा है। अब बात करते हैं भारत यूक्रेन संबंधों के महत्व के बारे में। पहला क्षेत्र है कृषि। रूस यूक्रेन युद्ध से पहले यूक्रेन से भारत सबसे अधिक सूरजमुखी के तेल का आयात करता था। इसके बाद है रक्षा। 2021 में यूक्रेन ने भारत के साथ $70 मिलियन के 4 रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। इन समझौतों में नए हथियारों की बिक्री के साथ साथ भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे मौजूदा हथियारों का रखरखाव और उन्हें अपग्रेड करना शामिल था। अगला है युद्ध के बाद रिकवरी। दोनों देशों ने यूक्रेन के पुनर्निर्माण और रिकवरी में भारतीय कंपनियों की भागीदारी की संभावना तलाशने पर सहमति जताई। अन्य क्षेत्रों में सहयोग की बात करें तो इनमें मेडिकल शिक्षा के अवसर आदि शामिल हैं। खबर के अंत में यूक्रेन रूस संघर्ष पर भारत का क्या रुख है, ये समझ लेते हैं। भारत ने वार्ता और कूटनीति के माध्यम से संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया है। इसके साथ ही भारत ने स्पष्ट किया कि वह तटस्थ नहीं है। उसने युद्ध की शुरुआत के समय से ही विवादों के समाधान का पक्ष लिया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत में 23 अगस्त 2024 को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी नेशनल स्पेस डे मनाया गया। वर्ष 2024 के राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम थी चंद्र के स्पर्श से जीवन की अनुभूति, भारत की अंतरिक्ष गाथा।
भारत पिछले साल 23 अगस्त को चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश और उसके दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषणा की थी। 23 अगस्त 2024 को इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग और प्रज्ञान रोवर की सफलता तैनाती सुनिश्चित की थी। विक्रम लैंडर की लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति पॉइंट यानी स्टैटियो शिव शक्ति रखा गया है। चलिए खबर की बेहतर समझ के लिए भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था यानी स्पेस इकोनॉमी के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। पिछली उपलब्धियों में मार्स ऑर्बिटर मिशन, एस्ट्रोसैट, चंद्रयान 2, आदित्य L1 सोलर मिशन और एक्सपोसैट जैसे महत्वपूर्ण मिशन लॉन्च किए गए हैं। भविष्य के मिशनों में 2026 में चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन LUPEX, 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमिश्निंग और 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्री के चंद्रमा पर उतरने की योजनाएं शामिल हैं। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था मौजूदा $8 बिलियन से बढ़कर अगले दशक में $44 बिलियन हो जाएगी। वहीं इस चंद्र मिशन के महत्व की बात करें तो चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करके सौर मंडल के निर्माण और विकास के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। साथ ही चंद्रमा पर क्षुद्र ग्रहों के टकराव का अध्ययन करके हम पृथ्वी और उनके प्रभावों को समझ सकते हैं। इससे हमें पृथ्वी की उत्पत्ति और भविष्य में होने वाली संभावित घटनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। चंद्रमा अंतरिक्ष से जुड़ी प्रौद्योगिकियों, उड़ान क्षमताओं और अंतरिक्ष के कठिन तापमान और विकिरण को सहन करने के लिए भविष्य के डीप स्पेस मिशन के लाइफ सपोर्ट सिस्टम का परीक्षण करने के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। चंद्रमा पर उपलब्ध जल का उपयोग वहां से अन्य ग्रहों पर भेजे जाने वाले रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जा सकता है। ये अंतरिक्ष पर्यटन की योजना बनाने और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की प्राप्ति जैसी व्यावसायिक आकांक्षाओं को साकार कर सकता है। ये चिकित्सा क्षेत्र में प्रगति को बढ़ावा देने, तकनीकी नवाचारों और अंतरिक्ष के विशाल संसाधनों के उपयोग के अवसर भी प्रदान करता है। आइए अब बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। दुनिया की पहली mRNA लंग कैंसर वैक्सीन का ट्रायल यूरोप में शुरू हुआ। BNT116 वैक्सीन फेफड़ों के कैंसर के इलाज में मदद कर सकती है। इस वैक्सीन को नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर के इलाज के लिए डिजाइन किया गया है। यह फेफड़ों के कैंसर का सबसे आम प्रकार है। गौरतलब है कि फेफड़ों का कैंसर दुनिया में कैंसर से होने वाली मौत का सबसे बड़ा कारण है। इससे हर साल लगभग 1.8 मिलियन लोगों की मौत हो जाती है। यह वैक्सीन mRNA यानी मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड तकनीक पर आधारित है। इस तकनीक को कैंसर के इलाज के अगले महत्वपूर्ण चरण के रूप में देखा जा रहा है। आइए अब mRNA वैक्सीन तकनीक के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अगर इसकी कार्यप्रणाली के बारे में बात करें तो mRNA वैक्सीन में mRNA का एक टुकड़ा लिया जाता है। यह टुकड़ा एक वायरल प्रोटीन से मेल खाता है। वायरल प्रोटीन आमतौर पर वायरस की बाहरी झिल्ली पर पाए जाने वाले प्रोटीन का एक छोटा अंश होता है। गौरतलब है कि mRNA एक आनुवांशिक मॉलिक्यूल यानी अणु है। इसमें ऐसे निर्देश या संकेत होते हैं जो कोशिकाओं को अपने प्राकृतिक तंत्र का उपयोग करके किसी बाह्य रोगाणु द्वारा शरीर में प्रवेश करने पर उसे नष्ट करने हेतु प्रोटीन बनाने के लिए निर्देशित करते हैं। इसके साथ ही mRNA वैक्सीन एक मैसेंजर RNA अणु है जो कोशिकाओं को वायरस के एक विशिष्ट प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए निर्देश देता है। यह प्रोटीन प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करता है, जिसके परिणाम स्वरूप एंटीबॉडी का उत्पादन होता है और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। यह mRNA कोशिकाओं को वायरल प्रोटीन बनाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। इससे प्रतिरक्षा प्रणाली और मजबूत होती है। उदाहरण के लिए कोविड-19 के लिए mRNA वैक्सीन कोशिकाओं को कोरोना वायरस की बाहरी परत पर प्रोटीन की प्रतियां बनाने का निर्देश देती है। इस प्रोटीन को स्पाइक प्रोटीन के रूप में जाना जाता है। खबर के अंत में mRNA वैक्सीन के लाभ क्या है ये भी जान लेते हैं। इसमें कोई जीवित या क्षीण वायरस नहीं होता है, इसलिए इस वैक्सीन को सुरक्षित माना जाता है। साथ ही इसे अन्य पारंपरिक वैक्सीन की तुलना में अधिक तेजी से विकसित किया जा सकता है। दूसरी ओर वायरस के क्षीण रूपों को विकसित करके पारंपरिक वैक्सीन बनाने में महीनों का समय लग सकता है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत ने अपना पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी-1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया। रूमी-1 रॉकेट को तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के सहयोग से विकसित किया है। इसका प्रक्षेपण चेन्नई के थिरुवंदधई से किया गया। इसे मोबाइल लॉन्चर का इस्तेमाल करके लॉन्च किया गया है। इसमें 3 क्यूब सैटेलाइट्स और 50 पिको सैटेलाइट्स शामिल हैं। ये दोनों तरह के सैटेलाइट्स ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से संबंधित डेटा एकत्र करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि क्यूब सैटेलाइट्स नैनो उपग्रहों का एक प्रकार है। इनका वजन 1 से 10 किलोग्राम के बीच होता है और वहीं पिको सैटेलाइट्स छोटे आकार के उपग्रह होते हैं। इनका वजन आमतौर पर 0.1 से 1 किलोग्राम के बीच होता है। रूमी-1 की क्या क्या विशेषताएं हैं, इस पर भी एक नजर डालते हैं। रूमी-1 एक हाइब्रिड रॉकेट इंजन है। इसमें ठोस और तरल प्रणोदक के संयोजन का उपयोग किया गया है, जिससे इंजन की दक्षता बढ़ती है और परिचालन लागत में भी कमी आती है। इसके लॉन्च एंगल को 0 से 120 डिग्री के बीच कहीं भी सेट किया जा सकता है, जो इसकी ट्रेजेक्टरी को बारीकी से नियंत्रित करने में सहायक है। यह एक विद्युत संचालित पैराशूट प्रणाली है जो नवाचारी, लागत प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल है और इससे लॉन्च किए गए रॉकेट के घटकों को सुरक्षित तरीके से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। रूमी-1 पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि ये 100% पायरोटेक्निक मुक्त है और इसमें TNT का कोई अंश नहीं है। खबर के आखिर में रियूजेबल रॉकेट के बारे में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। रियूजेबल रॉकेट पेलोड्स को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करते हैं और फिर पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं। इस प्रकार के रॉकेट्स को फिर से नए पेलोड्स स्थापित करने के लिए लॉन्च किया जा सकता है। इससे होने वाले लाभों की बात करें तो इसमें पहला है लागत में बचत। इसका उपयोग करने से हर बार एक नया रॉकेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे लागत में 65% तक की बचत होगी। अगला मुख्य लाभ है अंतरिक्ष मलबे में कमी। इससे प्रक्षेपित किए जाने वाले रॉकेट्स की संख्या में कमी आएगी, जिसके चलते अंतरिक्ष मलबे में भी कमी आएगी। साथ ही इससे लॉन्च की संख्या में वृद्धि होगी। इससे टर्न अराउंड टाइम में कमी आएगी, जिससे रॉकेट्स का उपयोग कम समय में कई बार किया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। शोधकर्ताओं ने मानव मस्तिष्क में माइक्रोप्लास्टिक के चिंताजनक स्तर पर संचय होने की जानकारी दी है। हाल ही में हुए कई वैज्ञानिक साक्ष्यों से पता चलता है कि माइक्रोप्लास्टिक फेफड़े, प्लासेंटा, लिवर, किडनी, रक्त वाहिकाओं, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो और मस्तिष्क जैसे मानव शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में संचित हो रहे हैं। खबर के शुरुआत में ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर माइक्रोप्लास्टिक क्या होते हैं। माइक्रोप्लास्टिक 5 मिलीमीटर तक के व्यास वाले लघु प्लास्टिक कण होते हैं। माइक्रोप्लास्टिक 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक्स और सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स। चलिए अब इनके प्रकारों को विस्तार से समझने के साथ साथ इनके स्रोत भी जान लेते हैं। प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक्स का निर्माण सौंदर्य प्रसाधन, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, डिटर्जेंट, कीटनाशक, टूथपेस्ट, प्रिंटर की स्याही, स्प्रे पेंट, इंजेक्शन मोल्डिंग जैसे उत्पादों में व्यावसायिक उपयोग के लिए इनका विशेष रूप से किया जाता है। वही सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स मछली पकड़ने के गियर, प्लास्टिक अपशिष्ट, बोतलें, बैग, खाद्य कंटेनर जैसे बड़े प्लास्टिक आइटम्स के शरण से बनते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि माइक्रोप्लास्टिक से संभावित खतरों में माइक्रोप्लास्टिक के भौतिक गुण, पार्टिकुलेट वायु प्रदूषण में प्लास्टिक धूल की मौजूदगी तथा माइक्रोप्लास्टिक में बिस्फेनॉल ए यानी BPA, फथलेट्स और भारी धातुओं जैसे रसायनों की मौजूदगी इन्हें खतरनाक बनाता है। आगे बढ़ते हैं और माइक्रोप्लास्टिक से कौन कौन प्रभावित हो सकते हैं ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंसानों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। इसमें कैंसर होने का खतरा, अंतःस्रावी ग्रंथियों और प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्यों में व्यवधान, मानव मस्तिष्क की कोशिकाओं को नुकसान, लर्निंग क्षमता में कमी, मात्र और भ्रूण के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव आदि शामिल है। दूसरा है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव। इसमें शामिल है बायो एक्यूमुलेशन, जलीय जीवों की प्रतिरक्षा प्रणाली और पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचना, जीन एक्सप्रेशन में बदलाव होना और उनका विकास बाधित होना। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जीन एक्सप्रेशन वह प्रक्रिया है जिसका उपयोग हमारी कोशिकाएं हमारे DNA में एन्कोडेड निर्देशों को प्रोटीन जैसे फंक्शनल प्रोडक्ट में बदलने के लिए करती है।
और इसके बाद है बेंथिक यानी जल की अधिक गहराई में रहने वाले जीवों पर प्रभाव। माइक्रोप्लास्टिक की वजह से महासागरों में बॉटम अप प्रोसेस यानी सतह से गहराई तक पोषण पहुंचने की प्रक्रिया प्रभावित होती है, जैसे कि समुद्री जल की सतह से गहराई में रहने वाले जीवों तक ऊर्जा पहुंचने में बाधा उत्पन्न होती है। इसके अलावा पोषक तत्वों के पुनः खनिजीकरण यानी खनिज पोषण तत्व चक्र प्रभावित होता है। और अंत में है पर्यावरण पर प्रभाव। माइक्रोप्लास्टिक्स खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण मृदा से जल का वाष्पीकरण तेजी से होता है। खबर के अंत में माइक्रोप्लास्टिक्स को हटाने के वर्तमान में कौन कौन से तरीके अपनाए जा रहे हैं, ये भी जान लेते हैं। इन तरीकों में कोएगुलेशन, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर प्रणाली, मिश्रण से पृथक करने के लिए चुंबक का उपयोग, बायोफिल्ट्रेशन और बायोडिग्रेडेशन और भस्मीकरण यानी इंसिनरेशन शामिल है। चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर। FSSAI ने राज्यों से पेस्टिसाइड्स यानी पीड़कनाशी के उपयोग को कम करने के लिए अंतर मंत्रालय समिति गठित करने का आग्रह किया। अंतर मंत्रालय समिति पेस्टिसाइड्स के उपयोग को कम करने, नियंत्रण उपायों को लागू करने और किसानों द्वारा इनका उपयोग किए जाने की निगरानी करने तथा विनियमन के लिए रणनीति विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। इस पहल का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा एवं सुरक्षित और संधारणीय कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना तथा उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य जोखिमों से बचाना है। चलिए सबसे पहले पेस्टिसाइड्स यानी पीड़कनाशी और भारत में उनके उपयोग के बारे में जानते हैं। पेस्टिसाइड्स ऐसे केमिकल या बायोलॉजिकल सब्सटेंस होते हैं जिनका उपयोग कीटों, फंगाई, खरपतवारों और बाकी अलग अलग तरह के हानिकारक जीवों को मारने या कंट्रोल करने या उन्हें हटाने के लिए किया जाता है। ये कृषि, बागवानी आदि क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। इसमें आमतौर पर कीटनाशक यानी इंसेक्टिसाइड्स, कवकनाशी यानी फंगाइसाइड्स, शाकनाशी यानी हर्बिसाइड्स और जैव कीटनाशक यानी बायोपेस्टिसाइड्स शामिल होते हैं। 2023 तक के डेटा के अनुसार पेस्टिसाइड्स में शाकनाशी की बाजार हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 44% है। इनका इस्तेमाल खरपतवारों की वृद्धि को समाप्त करने या उन्हें नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। साल 2019 से 2020 और 2021 से 2022 के बीच हर साल 60,000 टन से अधिक केमिकल पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया गया। भारत में पेस्टिसाइड्स की खपत 0.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जबकि कुछ देशों में यह 17 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक है। भारत में सबसे ज्यादा खपत वाले राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब और तेलंगाना है। ये कीटनाशक अधिनियम 1968 के तहत विनियमित है। पेस्टिसाइड्स का प्रभाव इंसान, कृषि और पर्यावरण पर किस तरह पड़ता है, चलिए इस पर भी विस्तार से चर्चा करते हैं। मनुष्यों पर प्रभाव को देखें तो पेस्टिसाइड्स का अत्यधिक उपयोग करना कैंसर का कारण बन सकता है। इसके ज्यादा उपयोग से हार्मोन या अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसका बेहतर उदाहरण है एसीफेट। एसीफेट नामक कीटनाशक को संयुक्त राज्य अमेरिका के पर्यावरण संरक्षण एजेंसी द्वारा संभावित कैंसर कारक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वहीं कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव है पेस्टिसाइड्स के उपयोग से परागणकर्ताओं की संख्या में कमी हो सकती है। पर्यावरण पर भी इसका काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पेस्टिसाइड्स का सबसे ज्यादा उपयोग सरफेस या ग्राउंड वाटर पोल्यूशन का कारण बनता है और ये नॉन टारगेट प्लांट्स, मछलियों आदि पर नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है। इस तरह के नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए पेस्टिसाइड्स के उपयोग को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस बारे में समझते हैं। एकीकृत कीट प्रबंधन और जैव कीटनाशकों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। रसायन और उर्वरक संबंधी विभागीय स्थायी समिति ने सिफारिश की थी कि कीटनाशक अधिनियम 1968 को प्रशासित करने के लिए उपयुक्त निकाय की स्थापना की जानी चाहिए। ये अधिनियम कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा प्रशासित होता है तथा इसे रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग के दायरे से बाहर रखा गया है। इसी के साथ अब तक उठाए गए कदमों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वैश्विक स्तर पर स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन, साथ ही यूएनईपी तथा अन्य एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित और वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF के जरिए वित्त पोषित फाइनेंसिंग एग्रोकेमिकल रिडक्शन एंड मैनेजमेंट FARM प्रोग्राम शुरू किया गया है।
वहीं भारत में कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020 और नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आधारित एक प्लेटफॉर्म है, इसकी शुरुआत की गई है। बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है बोत्सवाना। इस देश की राजधानी है गैबोरोन। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा बोत्सवाना में खोजा गया है। इस हीरे को कारोवे डायमंड माइन से निकाला गया है। बोत्सवाना हीरे के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। वैश्विक हीरा उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 20% है। चलिए इस देश की भौगोलिक अवस्थिति को समझ लेते हैं। ये दक्षिणी अफ्रीका के मध्य में अवस्थित एक भू आबद्ध यानी लैंड लॉक्ड देश है। इसके पश्चिम और उत्तर में नामीबिया, उत्तर पूर्व में जाम्बिया और जिम्बाब्वे तथा दक्षिण पूर्व और दक्षिण में साउथ अफ्रीका जैसे देश है। वहीं इस देश की भौगोलिक विशेषताओं को देखें तो मकर रेखा बोत्सवाना से होकर गुजरती है। इसके 70% से अधिक भूभाग पर कालाहारी मरुस्थल का विस्तार है। बोत्सवाना की प्रमुख नदियां ओकावांगो, लिम्पोपो और जाम्बेजी हैं। ओकावांगो डेल्टा अफ्रीका का सबसे बड़ा एंडोरिक डेल्टा है। एंडोरिक डेल्टा एक ऐसा डेल्टा है जहां पहुंचने वाला जल किसी महासागर या समुद्र में जाकर नहीं मिलता है। यहाँ सवाना घास के मैदान प्राप्त होते हैं। साथ ही दुनिया में अफ्रीकी हाथियों की सर्वाधिक संख्या बोत्सवाना में है, जो इसे जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाता है। बुलेटिन के आखिर में अब रुक करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार अपराध करने वालों के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 479 के पूर्वव्यापी यानी रेट्रोस्पेक्टिव लाभ को बरकरार रखा है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को 1 जुलाई 2024 से दंड प्रक्रिया संहिता की जगह पर लागू किया गया है। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI ने श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस की वृद्धि को गति देने और उसकी चुनौतियों को खत्म करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। श्योरिटी बॉन्ड जोखिम स्थानांतरण की एक व्यवस्था है। इसमें एक बीमा कंपनी लाभार्थी को गारंटी मुहैया कराती है कि प्रिंसिपल या कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट संबंधी बाध्यताओं को पूरा करेगा। सेबी ने राइट्स इशू को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सुझाव मांगने हेतु परामर्श पत्र जारी किया। इसका उद्देश्य राइट्स इशू को पूंजी जुटाने के अन्य तरीकों जैसे कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट QIP और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की तुलना में अधिक पसंदीदा विकल्प बनाना है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC ने ऑल इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिएटिव इकोनॉमी AIICE का शुभारंभ किया। इसमें एक ऐसे मंच की परिकल्पना की गई है जहां भारत की क्रिएटिव इंडस्ट्री एक साथ आकर क्रिएटिव इकोनॉमी से संबंधित विभिन्न मामलों पर सहयोग कर सकेगी। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने पोलैंड से ब्लूबेरी आयात करने की अनुमति प्रदान की है। इसे खासकर NPPO के साथ पंजीकृत बागानों से आयात किया जाएगा। भारत वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, पोलैंड और पेरू से ब्लूबेरी का आयात करता है। हाल ही में टेनेजर 1 सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। टेनेजर 1 के बारे में बात करें तो यह कार्बन मैपर कोएलिशन का पहला सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट का निर्माण प्लैनेट लैब्स PBC ने किया है। जेन रोबोटिक इनोवेशन नामक स्टार्टअप ने बैंडिकूट मिनी लॉन्च किया है। यह बैंडिकूट रोबोट का अधिक कॉम्पैक्ट और किफायती संस्करण है। बैंडिकूट रोबोट मैनहोल की सफाई करने वाला एक रोबोट है। पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय गुजरात के लोथल में सागरमाला कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर यानी NMHC का विकास कर रहा है। लोथल गुजराती भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर।
हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।